नमस्कार, स्वागत है आपका। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। मेरठ से लखनऊ तक चलने वाली वंदे भारत ट्रेन की शुरुआत हो गई है। पीएम मोदी ने वर्चुअली हरी झंडी दिखाई। इस कार्यक्रम में लखनऊ से सीएम योगी भी वर्चुअल माध्यम से जुड़े। अपने संबोधन में पीएम मोदी ने कहा कि वंदे भारत के चलने से विकसित भारत की ओर एक और कदम बढ़ाया गया है। मेरठ और लखनऊ के बीच वंदे भारत चलने से पश्चिमी यूपी के लोगों को फायदा होगा। पीएम मोदी ने कहा कि 10 सालों में 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आए। विकास यात्रा में एक और अध्याय जुड़ रहा है। आज से मदुरई बेंगलुरु, चेन्नई नागरकोइल और मेरठ लखनऊ के बीच वंदे भारत ट्रेनों की सेवा शुरू हो रही है। वंदे भारत ट्रेनों का ये विस्तार, ये आधुनिकता, ये रफ्तार हमारा देश विकसित भारत के लक्ष्य की ओर कदम दर कदम बढ़ रहा है। आज जो 3 वंदे भारत ट्रेनें शुरू हुई हैं, इनसे देश के महत्वपूर्ण शहर और ऐतिहासिक जगहों को कनेक्टिविटी मिली है। आज मेरठ लखनऊ रूट पर वंदे भारत ट्रेन के जरिए यूपी और खासकर पश्चिमी यूपी के वहां के लोगों की भी खुशखबरी मिली है। मेरठ और पश्चिमी यूपी क्रांति की धरती है। आज ये क्षेत्र विकास की नई क्रांति का साक्षी बन रहा है। मेरठ एक और RRTS के जरिए राजधानी दिल्ली से जुड़ रहा है। दूसरी ओर इस वंदे भारत से प्रदेश की राजधानी लखनऊ की दूरी भी कम हो गई है। आधुनिक ट्रेनें, एक्सप्रेसवेज का नेटवर्क, हवाई सेवाओं का विस्तार, पीएम गति शक्ति का विजन कैसे देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को बदलेगा, एनसीआर इसका उदाहरण बन रहा है। साथियों, वंदे भारत आधुनिक होती भारतीय रेलवे का नया चेहरा है। आज हर शहर में, हर रूट पर वंदे भारत की मांग है। हमारे सहयोगी उमेश श्रीवास्तव ने मेरठ से लखनऊ तक वंदे भारत के पहले यात्रियों से बातचीत की है। इस दौरान छात्रों में कैसा जोश देखने को मिला, दिखाते हैं आपको। पश्चिमी उत्तर प्रदेश को आज सबसे बड़ा तोहफा मिल चुका है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मेरठ से वंदे भारत ट्रेन दौड़ना शुरू हो चुकी है और फर्स्ट टाइम ट्रैवलर्स का जोश हाई है। खासतौर से विभिन्न स्कूलों के बच्चे जो पहली बार वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन से यात्रा कर रहे हैं, उनकी खुशी का ठिकाना नहीं है। इन तस्वीरों में आप देखिए कि किस तरह से भारत माता के जयकारे लग रहे हैं। तिरंगा झंडा लेकर ये सभी विद्यार्थी सफर करने के लिए आ चुके हैं और बेहद खुश हैं कि वो पहले यात्री बने हैं। फर्स्ट पैसेंजर ऑफ वंदे भारत ये सभी बच्चे हैं और इन बच्चों की खुशी का ठिकाना नहीं है। क्या कहेंगे, आज कितना अनमोल क्षण है आपके लिए। भारत माता की जय। भारत माता की जय। वंदे मातरम वंदे भारत। वंदे मातरम वंदे भारत। क्या कहेंगे, कितना खुश हैं आज? बहुत ज्यादा। तो जरा एक्सप्रेस कीजिए, खुशी को एक्सप्रेस कीजिए शब्दों में। शब्दों में एक्सप्रेस कीजिए, कैसे खुश हैं, कितना खुश हैं। आप विंडो सीट पर बैठी हुई हैं। फुल व्यू लेना है। मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ और अंत में मैं बस यही कहना चाहती हूँ, वंदे मातरम। वंदे मातरम और जय श्री राम का उद्घोष हो रहा है। आप लोग लगातार कल से उत्साहित हैं। शायद हम लोगों की कल भी बात हुई थी और जिस तरह से आप लोगों का उत्साह चरम पर है, आप लोग कहते हैं कि रात में नींद नहीं आने वाली है, कि वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन में सफर करेंगे तो नींद नहीं आने वाली है। तो अब जबकि वंदे भारत ट्रेन पे आप लोग सवार हो चुके हैं,
तो वो सपना पूरा हो रहा है? बिल्कुल पूरा हो रहा है, बहुत अच्छा, सपना पूरा हो गया? एक्साइटेड। और यहाँ की सुविधाएं कैसी आपको लगी? हाईटेक, बहुत अच्छी। क्या कहेंगे आप? जितनी सुविधाएं हैं, सीटिंग अरेंजमेंट्स हैं, चाहे वो एग्जीक्यूटिव क्लास का हो, चाहे इन बोगीज का हो, सभी सुविधाएं बिल्कुल हाईटेक तरीके से अपनाई गई हैं। हाँ, बहुत अच्छी सुविधाएं दी गई है, जैसे कि चार्जिंग पोर्टल्स दिए गए हैं, ऑन बोर्ड वाईफाई है और जीपीएस ट्रैकिंग सिस्टम है, जिससे पैसेंजर्स की इन्फॉर्मेशन उसमें रिकॉर्ड होती है और क्लीनिनेस और पूरा एसी सेंट्रलाइज्ड एसी है। बहुत अच्छी सुविधाएं दी गई है, बिल्कुल सेटिस्फाइड है। मतलब इस ट्रेन से अगर लखनऊ तक की यात्रा की जाए तो तरोताजा होकर निकलेंगे लखनऊ में, है ना? पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मेरठ से जब राजधानी लखनऊ पहुंचेंगे तो एकदम फ्रेश लगेंगे, कोई दिक्कत नहीं, खाना पीना सब इसी मिलेगा। अगर नॉर्मली जाते लखनऊ तो बहुत देर का सफर होता, अब हमारा सफर काफी कम टाइम का हो गया है और बिल्कुल स्नेह पूर्वक जाएंगे आराम से और मजा आएगा। तो लखनऊ में तो कहते ना कि मुस्कुराइए कि आप लखनऊ में हैं, तो अब ये नारा बदल भी गया है कि मुस्कुराइए कि आप मेरठ में हैं। मुस्कुराइए कि आप वंदे भारत में हैं, मुस्कुराइए कि आप मेरठ में। देख रहे हैं किस तरह से ये बच्चे कहते हुए नजर आ रहे हैं, टीचर्स भी उनके बैठे हुए हैं। आप लोग भी फर्स्ट टाइम पैसेंजर्स बने हैं वंदे भारत ट्रेन के और हरी झंडी दिख चुकी है। कितना खुश हैं कि आज आप पहले यात्री बने हैं वंदे भारत के? हमारी खुशी की कोई सीमा नहीं है, क्योंकि हम इस ट्रेन के पहले यात्री हैं और बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, बड़ा गर्व महसूस हो रहा है कि हमारे मेरठ में ये ट्रेन हमारे मेरठ को मिली है और एक अच्छा ऑप्शन है मेरठ से लखनऊ तक जाने के लिए। मैंने कहा कि अब लखनऊ में कहा जाता है ना कि मुस्कुराइए कि आप लखनऊ में हैं, तो अब मुस्कुराइए कि आप मेरठ में और वंदे भारत ट्रेन में बैठे हुए हैं। बिल्कुल सर, मुस्कुराइए कि हम मेरठ में हैं। मुस्कुराइए कि हम मेरठ में। क्या कहेंगे पहले यात्री, और कितना सुखद एहसास हो रहा है? बहुत खुशी हो रही है, बहुत इसे बयान नहीं कर सकते। ये बहुत दिन से इसकी यहाँ पे जरूरत थी, जो जरूरत पूरी हुई है, बहुत खुशी हो रही है। इधर आकाश आनंद ने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा है। संविधान बचाओ का माहौल बनाया गया, ये कहा आकाश आनंद ने। बहुजन मूवमेंट खत्म करने की साजिश की गई, बीजेपी झूठी कसम खाती है, ये बात भी आकाश आनंद की तरफ से कही गई है। बीएसपी ये नहीं होने देगी। इन तमाम बातों का जिक्र आकाश आनंद ने किया है और सीधे तौर पर कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बहुजन मूवमेंट को खत्म करने की साजिश की गई। साथ ही साथ बीजेपी पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि बीजेपी झूठी कसम खाती है, बीएसपी ये सब अब नहीं होने देगी। उत्तर प्रदेश में उपचुनाव से पहले रिजर्वेशन पर एक बार फिर से सियासी टेंशन बढ़ चुकी है। मायावती राहुल गांधी और अखिलेश यादव पर डायरेक्ट हमला कर रही हैं, तो अब अखिलेश यादव ने भी आरक्षण और जनगणना की मांग पर बीजेपी को निशाने पर ले लिया है। यानी उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से दलित वोट बैंक की चाह में सियासतदान आरक्षण और जनगणना की राह पर आगे बढ़ चुके हैं। उत्तर प्रदेश में उपचुनाव से ठीक पहले आरक्षण पर रण छिड़ चुका है और निशाने पर बीजेपी के साथ विरोधी भी हैं। दरअसल मायावती कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर आरक्षण के नाम वोट बैंक की राजनीति का आरोप लगा रही हैं, तो अखिलेश यादव बीजेपी को संविधान और आरक्षण विरोधी बता रहे हैं। मायावती ने कहा, कांग्रेस और इंडी गठबंधन ने आरक्षण और संविधान बचाने के नाम पर एससी, एसटी और ओबीसी का वोट लेकर अपनी ताकत तो बढ़ा ली, लेकिन अपना वक्त निकल जाने पर उनके भूख और तड़प को भुलाकर उनके प्रति क्रूर रवैया अपनाया। यानी मायावती कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को दलित विरोधी बता रही हैं और अपने सियासी एजेंडे को जमीन पर उतारने की कोशिश कर रही है। साथ ही बीएसपी ने एक बुकलेट भी जारी किया है, जिसमें कोटे में कोटा का भी जिक्र है। पार्टी कार्यकर्ता इन बुकलेट्स के माध्यम से लोगों को बसपा सरकार की उपलब्धियों से अवगत कराएंगे और साथ ही आरक्षण के मुद्दे पर जागरूकता भी बढ़ाने वाले हैं। तो दूसरी तरफ अखिलेश यादव भी आरक्षण के बहाने बीजेपी पर हमलावर हैं। अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा, बीजेपी जिस तरह से संविधान को बदलने की बात कहकर आरक्षण को अप्रत्यक्ष रूप से नकारती है, उसी तरह से समाज विभाजन की बात कहकर जातीय जनगणना को नकारती है। जन विरोधी बीजेपी ऐसी बातें सीधे कहने की बजाय अपने दशमुखियों से करवाती है। बीजेपी अपनों की ही सगी नहीं है, जनता की क्या होगी। अखिलेश यादव का ये बयान तब आया है जब उत्तर प्रदेश में उपचुनाव की हवा तेज बहने लगी है और सीधे तौर पर मायावती ने आरक्षण का मुद्दा उठाया है। जिस अखिलेश यादव ने एससी, एसटी के प्रमोशन के आरक्षण को रिवर्ट किया, जिस समाजवादी पार्टी ने 2 जून 1995 को गेस्ट हाउस में
आपके ऊपर हमला किया, जान और इज्जत पर हमला किया, उस समाजवादी पार्टी से आपने 2019 में गठबंधन करके चुनाव लड़ लिया। और किस शिक्षा स्वास्थ्य की बात आप कर रही हैं? कांग्रेस के साथ मिलकर आपने देश का सबसे बड़ा घोटाला NHRM घोटाला उत्तर प्रदेश में किया, जिसमें आपके तमाम मंत्री जेल गए। बीएसपी एक नए तरीके से अपने जनाधार को बढ़ाने की कोशिश कर रही है, थोड़ी सी आक्रामक है, थोड़ा रणनीति उन्होंने बेहतर बनाई है, होमवर्क करने की कोशिश कर रहे हैं। रिजर्वेशन जिसका इंडिया अलायंस ने काफी इस्तेमाल किया, मायावती जी उसके सेकंड फेज की तरफ आगे बढ़ रही है, यानी वो दलित और ओबीसी को ये बताने जा रही है कि रिजर्वेशन किस तरीके से कम हो रहा है और उस पर क्या इम्पैक्ट मौजूदा सरकार के दौर में आ रहा है। हालांकि आरक्षण और जातीय जनगणना का रट्टा मारने वाली पार्टियों पर बीजेपी के सहयोगी दल भी हमलावर हैं। ओम प्रकाश राजभर ने जाति जनगणना के मुद्दे पर विपक्ष पर करारा हमला बोला है। राजभर ने कहा कि जब एसपी कांग्रेस और बीएसपी सत्ता में थी तब उन्हें जाति जनगणना याद नहीं आई। उस वक्त सिर्फ पिछड़ों, दलितों और मुसलमानों का हक लूटा गया। हम 22 साल से जातिवाद जनगणना की बात भारतीय समाज पार्टी करती आई है, लेकिन जब ये सत्ता में कांग्रेस थी, सपा थी, बसपा थी, तो ये लोग जातिवाद जनगणना इन लोगों को उस समय याद नहीं आया। उस समय याद इन लोगों को सिर्फ यह आया कि पिछड़ों का हक लूटो, दलितों का हक लूटो, मुसलमानों का हक लूटो, यही इन लोगों के दिमाग में था। सत्ता से बाहर होते हैं, जब बेदखल हो जाते हैं तब इनको याद आता है। और जातिवाद जनगणना माननीय नरेंद्र मोदी जी के ही नेतृत्व में जातिवाद जनगणना होगी। यानी उपचुनाव से पहले जातीय जनगणना और आरक्षण का मुद्दा एक बार फिर से जोर पकड़ चुका है, जिसमें बीएसपी से लेकर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस भी मैदान में उतर चुकी है। हालांकि इस चुनाव में आरक्षण के मुद्दे का कितना असर होगा, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और एक बड़ी खबर बिहार से है, जहां पर भूमिहार को लेकर बड़ा सियासी घमासान शुरू हो चुका है और जेडीयू से शुरू हुई बयानबाजी में अब बीजेपी की भी एंट्री हो गई है। अशोक चौधरी के बयान से शुरू हुए विवाद का दायरा बढ़ता जा रहा है। सबसे पहले आपको अशोक चौधरी का बयान सुनवा देते हैं। हम भूमिहारों को भी अच्छी तरह से जानते हैं। अब मेरा तो बेटी का ब्याह है भूमिहार से हुआ है, तो और बढ़िया से जानते हैं। इसीलिए राजनीति जब करना है, राजनीति अपने जगह पर है, व्यक्तिगत रिश्ते अपने जगह पर है, नेता अपने जगह पर है। जब नेता के साथ है तो पूरी शिद्दत से, पूरी ईमानदारी से और पूरा प्यार हम अब प्रयास करेंगे। मेरा प्रयास कामयाब नहीं हुआ, कोई बात नहीं है, कम से कम हम अपने आंख के सामने ग्लानि तो नहीं महसूस करेंगे कि हमने नेता के निर्णय के साथ खड़े नहीं रहे। जो लोग कलकत्ता, दिल्ली, मद्रास घूम रहे थे चुनाव में, वो लोग अगर चाहते हैं कि अब हम नेता के कंधा पर करके विधानसभा पार करेंगे, ऐसा गलत बात है। और बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी के इस बयान का उनकी पार्टी जेडीयू में विरोध शुरू हो गया है। जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा कि अशोक चौधरी ने पार्टी और नीतीश कुमार के नीति के खिलाफ बयान दिया। नीरज कुमार ने अशोक चौधरी पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि अगर कोई उपचुनाव प्रभावित करना चाहेगा तो हम लोग ये नहीं होने देंगे। पार्टी के मंच से जाति शब्द का इस्तेमाल करना यह पार्टी के नीतियों के विपरीत और नेता की नीतियों के विपरीत है। अब ऐसे लोग जिनका पार्टी के निर्माण में कोई भूमिका नहीं रही है, वैसे लोग पार्टी पर मंतव्य दे रहे हैं। तो कटिहार के तो चुनाव प्रभारी थे, कितना दिन तक प्रवास किए थे, वहां हम हार गए चुनाव। पार्टी समीक्षा कर रही है और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जी को अधिकार है दल में अनुशासन का, और इस दल में टिकट के लिए यहां परिवार को प्राथमिकता नहीं मिलती है। अशोक चौधरी के भूमिहार वाले बयान पर उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने भी इशारों में निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भूमिहार जाति नहीं बल्कि कल्चर है। भूमिहार जाति नहीं, बयान तो हम सुने नहीं हैं, लेकिन भूमिहार जाति नहीं है, एक कल्चर है। और यह कल्चर भूमि से जुड़ने का, जमीन पर रहने का और जमीनी हकीकत को जानने की ताकत आज भी किसी को है, तो जो जमीन से जुड़ा है उसी को है।
वहीं अपने बयान पर विवाद बढ़ता हुआ देखकर अशोक चौधरी ने सफाई दी है। न्यूज 18 से बात करते हुए उन्होंने दावा किया कि उनका बयान किसी जाति के खिलाफ नहीं था, बल्कि चुनाव में पार्टी के विरोध में काम कर रहे लोगों पर था। उन्होंने कहा कि वो कभी भी भूमिहारों के विरोधी नहीं रहे हैं। अशोक जी, आप जहानाबाद में एक भाषण के दौरान आपने एक जाति विशेष भूमिहार गलत बात है। पहले आप सुधार कीजिए, प्रश्न को सुधारिए, ऐसे मत करिए जाति विशेष। जिस जाति विशेष की बात कर रहा हूं, मेरी बेटी भी आई हुई है, तो मेरी बेटी को बाहर कराइएगा क्या घर से? जाति विशेष को क्यों बोलेंगे? जीवन भर हम भूमिहार के गोद में रहे हैं। श्री बाबू और महेश बाबू मेरे पिताजी को पढ़ाए हैं। ये सब अब कोई आदमी समझ रहा है कि हमको मतलब अशोक चौधरी को बोलना मतलब पूरे पासी समाज, महादलित समाज को बोलना, तो गलत बात है ना। जिस व्यक्ति विशेष को भी मैंने नहीं कहा है, मैंने उनको कहा है कि जो इस तरह के काम में संलिप्त रहते हैं, कि पार्टी के निर्णय के बाद पार्टी में रहते हुए चुनाव के समय दिल्ली, कलकत्ता, बंबई चले जाइएगा, वैसे लोगों से सावधान है। तो मैंने तो किसी का नाम लिया नहीं। तो आखिर इस बयान को लेकर इतना कंट्रोवर्सी क्यों किया जाए? ऐसा है ना, सब लोग हमसे प्यार ही करते हैं। हम चुनाव बरबीघा में लड़े, हम 250 वोट से हार गए, तो सब भूमिहार हमको वोट कर दिया। 50% खिलाफ वोट किया। तो जो 50% है, जो सबको हमको प्यार करता है, कुछ लोग खिलाफ भी है। जो लोग खिलाफ है वो अपना रोटी सेक रहा है। लोग बयानवीर बने हुए हैं, बयान दे रहे हैं, भाषा हमारी समझ नहीं रहे हैं, मेरा इंटेंशन समझ नहीं रहे हैं, भूमिहार विरोधी बना दिए। हम काहे के लिए भूमिहार विरोधी रहेंगे भाई? जीवन भर हमको समस्तीपुर में हमको 1 नंबर में कोई वोट हमको दिया, वो भूमिहार वोट किया मेरी बेटी को, हम क्यों भूमिहार विरोधी होंगे भाई? अब आपको है क्या भाई, आनंद जी को हम बोल दिए, तो आनंद जी को बोल दिए मतलब राजपूत को बोल दिए, तो कैसे हो जाएगा भाई? उत्तर प्रदेश पुलिस के सिपाही से लेकर डिप्टी एसपी के रैंक तक के सभी कर्मचारियों और अधिकारियों को अपनी चल अचल संपत्ति का ब्यौरा विभाग को देना जरूरी किया जा चुका है, और इसी को लेकर आज विभाग की तरफ से जारी 17 इंस्पेक्टर के प्रमोशन नोटिफिकेशन में भी हिदायत दी गई है। इन सभी इंस्पेक्टर्स का डिप्टी एसपी के पद पर प्रमोशन हुआ है और सभी को अपना चार्ज लेने से पहले संपत्ति की जानकारी देने का आदेश भी दिया गया है। ऐसा नहीं करने पर इन अधिकारियों को प्रतिकूल प्रविष्टि देने की चेतावनी भी दी गई है। अभी तक 4 लाख से ज्यादा कर्मचारियों ने अपनी संपत्ति का ब्यौरा नहीं दिया है। ऐसे में इन सभी का अगले महीने का वेतन रोकने की कार्रवाई की जा सकती है। एनपीएस की बात करते हैं, कभी यूपीएस की बात करते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश और देश के कर्मचारियों ने इस समय ओपीएस के मांग को पुरजोर तरीके से देश की सरकार के सामने रखा है। मेरा ये सरकार से मांग है और समाजवादी पार्टी पुरजोर तरीके से इस बात की वकालत करती है कि सरकार कर्मचारियों के दोहन का रवैया छोड़ करके उनके ओपीएस के हितों को पूरा करे। आदित्यनाथ जी ने प्रदेश में भ्रष्टाचार मुक्त पारदर्शी सरकार चलाने के लिए प्रदेश सरकार के सभी कर्मचारियों से अपेक्षा की है कि अपनी चल अचल संपत्तियों का ब्यौरा मानव संपदा पोर्टल पर 31 अगस्त रात्रि 12 बजे तक दर्ज करा देंगे, अपलोड कर देंगे। कई लाख कर्मचारियों ने अपने संपत्तियों का ब्यौरा अपलोड कर भी दिया है और आज रात्रि 12 बजे तक उनके पास समय भी है। उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने सभी कर्मचारियों को मानव संपदा पोर्टल पर अपनी चल अचल संपत्ति का विवरण देने के लिए निर्देशित किया है। अब तक कुल 8,34,000 राज्य कर्मचारियों में से 3,47,000 कर्मचारी ऐसे हैं जिन्होंने अपनी संपत्ति का ब्यौरा दिया है, जबकि 4,87,000 कर्मचारी ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक ये ब्यौरा नहीं दिया है। इनके पास ये जानकारी देने के लिए आज रात 12 बजे तक का ही समय है और ऐसा ना करने पर उन्हें अगस्त का वेतन नहीं मिलेगा। इसके अलावा सरकार संपत्ति का ब्यौरा ना देने वाले कर्मचारियों के खिलाफ अनुशासनिक कार्रवाई करने की भी तैयारी में है। यूपी पुलिस के भी कर्मी जो कि इंस्पेक्टर से डिप्टी एसपी के पद पर प्रमोट हो रहे हैं, ऐसे 17 पुलिस कर्मियों को भी निर्देश जारी किए गए हैं। डीजीपी मुख्यालय की ओर से ये कहा गया है कि जिन्होंने भी अपनी संपत्ति का ब्यौरा नहीं दिया है उन्हें प्रमोशन नहीं दिया जाएगा। कैमरा पर्सन उपेंद्र के साथ नितिका दीक्षित, न्यूज़ 18 लखनऊ। पीलीभीत टाइगर रिजर्व के जंगल में अवैध रूप से घुसे शिकारियों ने 2 चीतल का शिकार किया। फायरिंग की आवाज सुनकर जब वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची तो शिकारी वहां से फरार हो गए। सुबह जब वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची तो पेड़ पर बैठे एक अन्य शिकारी ने वन विभाग के स्टाफ की राइफल छीन ली और घटना की जानकारी मिलने के बाद किसानों की पुलिस फोर्स जंगल में कॉम्बिंग कर शिकारी की तलाश कर रही है। माला रेंज की घटना है।
करीब 9:30 बजे के आसपास पहली गोली चलने की आवाज़ आई थी और उसके बाद से 5 राउंड फायर हुआ है, जैसा कि स्टाफ द्वारा बताया गया है। और रात में तो हम लोगों ने सर्च ऑपरेशन किया, कुछ मिला नहीं, लेकिन सुबह में स्टाफ द्वारा सर्च ऑपरेशन किया गया है तो एक नर चीतल और एक मादा चीतल की खोपड़ी मिली है और 2 बोरों में मांस मिला है। तो बोरे भी चूँकि खोले नहीं गए हैं, क्योंकि फॉरेंसिक टीम पुलिस की यहाँ पर है, तो फॉरेंसिक जांच में खुलासा हो पाएगा, लेकिन खोपड़ी से क्लियर हो रहा है कि एक नर चीतल का शिकार हुआ है और एक मादा चीतल। ये कल रात को थाना गजरोला क्षेत्र में जो फॉरेस्ट की माला रेंज लगती है, वहाँ पर कुछ शिकारियों द्वारा शिकार किया गया है। मौके से हमें कुछ मांस बरामद हुआ है, जिसकी जांच की जा रही है। फॉरेंसिक टीम भी मौके पे पहुंच गई है, हर तरह के साइंटिफिक एविडेंस कलेक्ट किए जा रहे हैं और कुछ जानकारी मिल रही है कि मोटरसाइकिल पे कुछ लोगों ने रात को यहाँ पर शिकार किया है और इसी घटना में वो लोग एक असला भी लेकर भाग गए हैं, जिसकी तलाश पुलिस द्वारा की जा रही है।